जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोगों ने इसके पिछले में सभी धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रखा है। अब आज हम लोग किसको देखेंगे? मगध राज का उत्कर्ष देखेंगे। क्योंकि मगध से ही 16 महाजनपदों से ही हमारे यहाँ इतिहास का जो एक कहा जाता है कि शक्तिशाली पुरजोर शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि मगध जो था आपका, ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो आइए मगध के बारे में देखते हैं। तो मगध का सबसे प्राचीन वंश, मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन हुआ? तो उस वंश का नाम क्या था? बृहद्रथ। और मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी, यानी गिरि ब्रज। जरासंध बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को, 16 महाजनपदों में एक अंग भी था, इसने किया क्या कि इसने अंग को पराजित करके मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को भेजा था। इतना ही नहीं, अवंती के राजा चंड प्रदौत्य, ध्यान रखिएगा, अवंती प्रारंभ में मगध का बड़ा शत्रु था, लेकिन बाद में चल के अवंती जो है वो मगध का क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। तो अवंती के राजा चंड प्रदौत्य को जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तब भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी शुश्रूषा और सेवा के लिए, चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसने सोचा कि अगर हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। उसने विभिन्न राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किससे किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो इसने कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। और मध्य देश, आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ठीक है। बिंबिसार की हत्या करके उसका ही पुत्र अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? कि जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, कोई शत्रु न हो। ये जब गद्दी पर बैठा तो अपने मामा तक को भी नहीं छोड़ा। इन तीनों जगहों पर उसने क्या किया? आक्रमण किया। कोसल पर आक्रमण किया, वैशाली पर आक्रमण किया और मध्य देश पर भी आक्रमण किया। उसने अपने समय के सभी राजाओं पर उसने आक्रमण किया। ठीक। तो आइए देखते हैं। यह जब गद्दी पर बैठा तो कब गद्दी पर बैठा था? तो 493 ईसा पूर्व के लगभग यह गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम क्या था? कुणिक था। प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर बैठा रहा, यानी 32 वर्षों तक इसने शासन किया। आइए आगे देखते हैं। अजात शत्रु का एक सुयोग्य मंत्री था जिसका नाम था वश्यकार। क्या नाम था? वश्यकार था। इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली को जीता। कहा जाता है कि वैशाली से लगभग 16 वर्षों तक युद्ध होता रहा। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक युद्ध होता रहा। इसी में इसने अश्वशिला कंटक, रसमूथल जैसे, मतलब जो रथ का पहिया होता था उसमें उसने गदा बांध रखा था चारों तरफ। तो ऐसे इसने हथियारों का, शस्त्रों का इसने प्रयोग करा। कहा जाता है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा
और इसकी हत्या इसके ही पुत्र ने 461 ईसा पूर्व में उदयन ने कर मगध की गद्दी पर बैठा और उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की जो गंगा व सोन नदी के संगम पर था। गंगा एवं सोन के संगम पाटली ग्राम, इसी को आगे चलकर पाटलिपुत्र कहा गया और यहीं से पटना बनता है। ठीक है, यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक की हत्या उसके ही अमात्य ने यानी शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके गद्दी पर बैठ गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली की। ध्यान रखिएगा, पहले राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। क्रम देखिएगा, पूछा जाता है। फिर राजगृह हो गया, फिर पाटलिपुत्र हो गया और फिर क्या हो गया? वैशाली। तो पूछता है आपसे प्रश्न क्या कि वैशाली को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो वैशाली को नागदशक के जो अमात्य था शिशुनाग ने, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था। इसने राजधानी पुनः कहां अपना कर लिया? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। ठीक है ना, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। ठीक, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घना नंद था। यह सिकंदर का समकालीन और चंद्रगुप्त मौर्य का भी समकालीन था। ठीक, अब बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर का जन्म यूनान में मकदूनिया में हुआ था और इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। ठीक, किसने कराया था? कहा जाता है कि सिकंदर ने ही अपने पिता की हत्या करा दी थी। सिकंदर बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसका बचपन से ही सोच था कि जिधर से सूर्य उगता है हम वहां तक आक्रमण करेंगे, वहां तक अपने शासन का विस्तार करेंगे, यानी भारत तक। सिकंदर का जो गुरु था, उसका गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय कब किया? बहुत बार पूछा गया है। 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया और इसका एक सेनापति भी था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। ठीक, अब देखते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये जब झेलम नदी के उस पार पहुंचा तो वहां का राजा जो था तक्षशिला का राजा आम्बिक था। आम्बी या आम्बिक मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसने बिना कोई प्रतिरोध किए सिकंदर की सेना को आने दिया और सिकंदर की सेना की क्या की मदद की और उनका स्वागत किया। इसीलिए प्रथम लिखित रूप से गद्दार के रूप में भारतीय इतिहास में कौन जाना जाता है? आम्बिक जाना जाता है। ठीक है ना। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसे हाइड स्पीड का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध नाम से जाना जाता था। सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दी थी? बहुत बार पूछा गया है। तो ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास नदी के इस पार नंदवंश का शासन था। चूंकि नंदवंश बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए यहां पे दिक्कत इसको समझ में आई और कहा जाता है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। अवाली था मवाली था, जब दुनिया छोड़ चला तो उसका दोनों हाथ खाली था। ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग से 1325 ईसा पूर्व में भारत से वह लौटा और इसकी मृत्यु बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसका एक जल सेना पति भी था जिसका नाम था नेयारकस। और सिकंदर का प्रसिद्ध घोड़ापति यानी फेमस घोड़ा कौन था? बाऊ केफला। बाऊ केफला के नाम से इसने झेलम नदी पर एक
नगर की भी स्थापना कराई थी। निकाया, ध्यान रखिएगा, इसने 2 नगरों की स्थापना कराई थी, एक निकाया और दूसरा बाऊ केफला। अब ध्यान देते हैं किस पर, चंद्रगुप्त मौर्य वाले मौर्य वंश पर, जिसको चंद्रगुप्त ने इसको स्थापित किया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ये गलत है, डेट यहां गलत, 345 तो नहीं होना है भाई 345 नहीं होना, लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास ही हुआ। ठीक, 21-22। ठीक है, अच्छा ठीक है, जन्म दिया है, सॉरी सही है, जन्म दिया है, क्षमा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो 345 ईस्वी में जन्म हुआ। जस्टिन जो था, ये एक यूनानी लेखक था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पुस्तक में सेंड्रोकोटस दिया, नाम दिया, और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से करी। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोटस। और इस सेंड्रोकोटस की पहचान सबसे पहले किसने करी? विलियम जोन्स ने। जब जस्टिन के पुस्तकों को पढ़ा, उसमें दिए हुए सेंड्रोकोटस की तुलना, समानता उस समय में जब करी तो विलियम जोन्स ने करी। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया, अर्थात निम्न कुल का माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से क्या किया था? किसको हराया? घनानंद को हराया। और प्रधानमंत्री इन्हीं को बनाया, किसको? चंद्रगुप्त ने किसको बनाया था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त को। विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ने या चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध आर्थिक न होकर क्या है? राजनीतिक है। नाम से तो लगता है कि अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र की नहीं, इसमें राजनीति से संबंधित तथ्यों को इन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर लगभग 322 ईसा पूर्व में बैठता है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। कहा जाता है कि इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास विधि यानी सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग दिया। उपवास विधि द्वारा प्राण त्यागना उसे संथारा या सल्लेखना विधि के नाम से जैन धर्म में माना जाता है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने इसे 4 राज्य काबुल, कांधार, हेरात और मकरान दे दिया। साथ ही में उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किसका विवाह? कार्नेलिया का विवाह किसने किया? सेल्यूकस निकेटर ने कर दिया। और इससे खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, आते थे और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित, ध्यान रखिएगा, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, यानी कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल सैनिक महिलाएं भी होती थी। ठीक, उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्या करते थे? चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक, पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 540 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिले वाली यह जो घर था, यानी पाटलिपुत्र का ये जो कमरा था,
वो 3 मंजिलें थी। उसमें और किसकी बनी थी? वह लकड़ी तथा कच्ची ईंटों की बनी थी, जिसे प्रसादा महल कहा गया, प्रसादा महल कहा जाता था। राजा का महल भी काठ का बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता था। चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों के लिए भी घर था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ, इसका वर्णन एप्पियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवणबेलगोला में उपवास विधि द्वारा हो जाती है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा, चूंकि जब बिंदुसार अपने मां के दुर्धरा के पेट में था, तो कहा जाता है कि दुर्धरा की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। चाणक्य ने सलाह दिया कि बच्चे को सही निकाल लिया जाए, चूंकि वह वंश है और अगला भावी सम्राट होगा। चाणक्य के कुछ शत्रु, चूंकि शत्रु सबके होते हैं कहीं न कहीं, चाणक्य शत्रुओं ने बिंदुसार को एक बात बता दी कि तुम्हारी माता की मृत्यु का कारण कोई और नहीं था, केवल और केवल चाणक्य था। और बिंदुसार ने क्या किया? बाद में चाणक्य की हत्या करा देते हैं। ठीक, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसे अमित्रघात, अमित्रघात मतलब अमित्रघात नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब है शत्रु विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? मक्खली पुत्र गोशाल ने। मक्खली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वायु पुराण में अगर देखा जाए तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया। स्ट्रेबो, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। पूछ देता है आपसे कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, तो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है। ये कहां का राजदूत था? सीरिया का। किसने भेजा? सीरिया के शासक एंटियोकस ने भेजा था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, ठीक, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। दोनों विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को पहले उसने दबाने के लिए अपने पहले पुत्र सुसीम को, और बाद में जो हुआ दूसरी बार उसमें अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखा अंजीर, मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक की मांग करी थी। एंटियोकस ने 2 चीजें तो भिजवा दी और तीसरी चीज दार्शनिक को देने से मना कर दिया और कहा कि हमारे यहां दार्शनिकों का व्यापार नहीं किया जाता, इसलिए मैं दार्शनिक आपको नहीं दे सकता। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। आइए अब देखते हैं अशोक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार की मृत्यु 269 ईसा पूर्व में हो गई थी। सॉरी एक मिनट, 269 नहीं, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ईसा पूर्व हमेशा घटते हुए चलता है दोस्तों, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो दिव्यावदान में ऐसा मिलता है। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहां का राज्यपाल था, यानी कहां का राजा था? तो अवंती का राज्यपाल था, गवर्नर था। कहां का? या प्रशासक। आपसे प्रशासक कह दे, चाहे गवर्नर कह दे, चाहे राज्यपाल कह दे। कहां का? अवंती का।
मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो किसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प जो है रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित मिलता है। ठीक, कर्नाटक के कहां से? गुलबर्गा के अभिलेख से। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। किसमें? भाब्रू अभिलेख में। पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन शब्द का प्रयोग किया गया। अशोक ने अपने अभिषेक यानी राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी उस समय कहां थी? तोसली थी। कलिंग के आक्रमण का उल्लेख हमें किस शिलालेख से मिलता है अशोक से? तो अशोक के 13वें शिलालेख से ऐसा उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उसमें कलिंग का राजा कोई नंदराज था। कोई क्या था? नंदराज था। ठीक। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? दीक्षा दी थी। ठीक। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसके प्रवचन को सुनकर? निग्रोध के। ठीक। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक। आइए कुछ शिलालेख हैं, कुछ शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की गई है। तो दोस्तों पहले शिलालेख में क्या की गई है कि पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में क्या मिलता है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। अशोक बड़ा दूरदर्शी था, वो मनुष्यों की चिकित्सा की बात नहीं किया, उसने पशुओं की भी चिकित्सा के बारे में कराया काम। तो कौन सा शिलालेख मिलता है? दूसरे। तीसरे शिलालेख में इसके राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत क्या हो? राज्य का दौरा किया जाए, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख उसने किया था। ठीक। चौथा अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष, यानी जब युद्ध होता था तो भेरी घोष बजता था, अब उसको समाप्त करके धम्म घोष की बात करी गई। कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध का परित्याग किया और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण माना गया। 5वां, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की, धर्म प्रचारकों के बारे में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख में दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कई बार पूछा है कि किस शिलालेख में अशोक ने आत्मनियंत्रण के बारे में शिक्षा दी है, बात बताई है, तो छठवां। 7वां और 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 7वें और 8वें। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, और जो ऐसा करता है वही राजा है, नहीं तो नहीं। तो उस 10वें शिलालेख में क्या कहा कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा किसके बारे में सोचे? प्रजा के बारे में, जनता के बारे में। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। यह भी आपसे इंपॉर्टेंट है कि किसमें स्त्री महापात्रों की बात करी गई है, तो 12वां शिलालेख। 13वां शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, और कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने युद्ध का त्याग कर लिया।
ठीक है ना। और यहीं से इन्होंने युद्ध का त्याग करके क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार करके 5 यवन राजाओं के नामों का भी इसमें उल्लेख है और धर्म प्रचारक भेजने का भी उल्लेख कहां है, 13वें शिलालेख में। 5 यवन राजाओं का नाम किस शिलालेख में मिलता है पूछ दे तो 13वां। धर्म प्रचारकों को अशोक ने विभिन्न देशों में भेजा, विभिन्न राज्यों में भेजा, इसका उल्लेख कहां मिलता है, 13वें शिलालेख में। 14वां शिलालेख, 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद वह बोध गया की यात्रा की, तो 10वें वर्ष। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। कब, अपने राज्याभिषेक के बाद 10वां वर्ष, 12वां वर्ष और 20वां वर्ष। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए, ठीक है, अशोक ही नहीं इसके पौत्र दशरथ ने भी, अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम था कर्ज पहाड़ी, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, है ना। ये 4 पहाड़ियों का निर्माण अशोक ने कराया था। जी आगे आ गया। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान करी थी। पूछा जाता है कि नागा अर्जुन गुफा किसने आजीविकों को दिया, तो अशोक के पौत्र दशरथ ने। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। किस स्तंभ लेख में, 7वें स्तंभ लेख में। ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा, श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और अनुलिपियों के अनुसार, श्रुतियों के अनुसार महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि भारत में शिलालेखों के लिखने का, शिलालेख बनवाने का प्रचलन किसने किया था, सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में मिले हैं, यानी फारसी, ठीक है ना, मिले हैं। ग्रीक एवं आरमाइक लिपि जो है वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि जो है अभिलेखी शाहबाजगढ़ी एवं मानसहेरा पाकिस्तान से, शेष ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत से मिले हैं। खरोष्टी लिपि हमेशा दाहिने से बाएं की तरफ लिखी हुई मिली है, जो आज के हमारे उर्दू में लिखे जाते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख के रूप में हम जानते हैं। आइए, मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियां क्या थी। मौर्यों की जो प्रांत थे, कितने प्रांत में थे, तो 5 प्रांत में थे। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी, तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहां थी, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी कहां थी, तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी कहां थी, सुवर्णागिरी। और पूर्वी या प्राची की राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय 1750 में पाटेंद्री पैंथलर को जाता है, पैंथलर को जाता है। इन्होंने इनकी संख्या 14 बताई थी। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में, अशोक के शिलालेखों की खोज पाटेंद्री पैंथलर ने की थी और पढ़ने का प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। किसको, जेम्स। खोज देखिएगा पाटेंद्री पैंथर हैं और पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है, जो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, ध्यान रखिएगा, अशोक के स्तंभ लेख जितने भी मिले हैं सब किस लिपि में मिले हैं, तो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आगे देखते हैं। युवराज यानी राजा का पुत्र को युवराज कहते थे।
द्वारिक, राजकीय द्वार का रक्षक जो होता था द्वारिक था। अंतर्वेदी क्या था? अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता, समाहर्ता को कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। सन्निधाता क्या होता था? सन्निधाता राजकोषीय कोषा अध्यक्ष होता था। प्रशासता क्या था? कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि क्या था? कमिश्नर को प्रदेष्टि, आज के कमिश्नर को हम उसमें क्या कहते थे? प्रदेष्टि। नगर कोतवाल को पौर कहा गया और प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक, व्यवहारिक कहा जाता था। नगर रक्षा का अध्यक्ष जो होता था उसे नायक कहा गया। क्या कहा गया? नायक। कर्मांतिक जो होता था वो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल था। और दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहला स्तंभ लेख है जो कौशाम्बी में मिला है ना। इस स्तंभ लेख में अकबर ने इलाहाबाद के किले में क्या किया था? इसको स्थापित करवाया था। दूसरा जो इसका स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा, यह लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से कहां मंगवाया गया? दिल्ली। तीसरा है मेरठ दिल्ली, पहले मेरठ में स्थित था यह स्तंभ लेख, इसको फिरोज शाह ने दिल्ली में लाकर रखवाया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार। रामपुरवा अभिलेख कहां से मिला है? चंपारण बिहार से मिला है, जिसकी खोज 1872 में कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, रामपुरवा कहां से? चंपारण बिहार। लौरिया अरेराज, यह भी कहां से मिला है? चंपारण बिहार से। लौरिया नंदनगढ़, यह भी कहां मिला है? चंपारण बिहार से। इस स्तंभ पर मोर का चित्र मिलता है। किस पे? लौरिया नंदनगढ़ पे। लौरिया नंदनगढ़ जो चंपारण से मिला है, इस पे मोर का चित्र अंकित था। आइए आगे देखते हैं। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक, इसी को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेही का है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दी। लुम्बिनी में जब वो धम्म यात्रा में निकले थे, लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि क्या कर दिया था? इन्होंने माफ कर दिया था। कहां का? लुम्बिनी का। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शाहगौरा तम्रपस्त्र अभिलेख मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। महास्थानिक बांग्लादेश से जो प्राप्त हुआ है शाहगौरा ताम्रपत्र, उसमें अकाल सूखा दैवी प्रकोप से निपटने के लिए राहत कार्य का जो कार्य दिया जाता था उसका विवरण मिलता है। ठीक, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्या कहा गया? कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार-ए-कुना यानी कंदहार अभिलेख जो ग्रीक एवं आरमाइक भाषा में उल्लिखित है। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक में है? तो साहे-कुना कहां से मिला है? कांधार से। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति इनके चरित्र की काफी जांच परख कर की जाती थी और इसके लिए एक परीक्षण किया जाता था, जिस परीक्षण को किस नाम से जानते थे? उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। महामात्रों की संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहते थे। किसको कहते थे? जासूस। अशोक मौर्य का साम्राज्य कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में विभक्त होता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों के जो शासक होते थे, जो राजकुमार होते थे, उन्हें कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था और विषय के अधिकारी को विषय पति कहा जाता था।
ठीक, अब देखते हैं प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्यों के बारे में। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्यों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, प्रथम समिति और कार्य। प्रथम क्या था? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ काम क्या था? व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम, निर्मित वस्तुओं का विक्रय एवं निरीक्षण करना। षष्टम, बिक्री कर वसूल करना। जो प्रशासनिक समिति थी उनके कार्य यही होता था कि उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण कर रही है आप, विदेशियों की देखरेख करना जो आते हैं आपके यहाँ, जन्म मरण का विवरण रखिए, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल और निर्मित वस्तुओं का विक्रय, और षष्टम, बिक्री कर वसूल करना होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासकों में, मौर्य प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था? गोप होता था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था। प्रशासन जो होता था और उसमें 6 भागों में विभक्त थी, यानी 6 समितियों में विभक्त था। कहने का मतलब एक समिति में कितने लोग होते थे? 5, यानी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज ने प्रशासन को कितने भागों में बांटा था? तो कितने भागों में? 6 भागों में, 6 समितियों में, जो 30 सदस्यों का एक मंडल था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूल किया जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई एक जो अधिकारी था वो मार्ग का निर्माण करता था। मार्ग के निर्माण करने के अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमोई कहते थे। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ रहते थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक है एक, इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख सैनिकों के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक, लेकिन यह सही नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। ये दे जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। यह ध्यान देने वाली, किसने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा था? जस्टिन ने कहा था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 60,000 पैदल सिपाही थे और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, जो ऊपर हमने अभी 30 सदस्यों के बारे में हमने चर्चा करा है। ठीक, सैन्य समिति कौन था, उनके कार्य क्या थे? ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, प्रथम समिति जल सेना की देखरेख, द्वितीय यातायात रसद, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की देखरेख और पंचम गज सेना की देखरेख और षष्टम जो था, यानी षष्ठ जो था, रथ सेना की देखरेख से संबंधित था। आइए आगे देखते हैं। इसमें मौर्य प्रशासन के गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर कहा गया था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर जो होते थे उन्हें संचार कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर जो गुप्तचर का काम करते थे वो संस्था, और जो घूम घूम के गुप्तचर का काम करते थे उन्हें संचार। अशोक के समय जनपदी न्यायालयों को न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जो आज हम अपने जनपद में जो न्यायाधीश होते हैं उनको न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन अशोक के समय में इनको राजुक कहा गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और बिना अच्छी वर्षा के भी जो भूमि से पैदावार होती थी, खेती होती थी, अच्छी खेती होती थी, उसे अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया।
कौन कौन से 7 वर्ग थे? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के प्रवर्तक राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त करी थी। कहा जाता है कि मौर्य शासन कुल 137 वर्षों तक रहा और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण में 9 राजाओं को माना। भागवत पुराण कितने राजाओं को मानता है मौर्य वंश में? 10 राजाओं को। और वायु पुराण कितने को मानता है? 9 राजाओं को। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण साम्राज्यवादी था, ब्राह्मणवादी था। इसने भागवत धर्म को आगे लाया और बौद्ध धर्म का यह कट्टर विरोधी था। बौद्ध धर्म का ये क्या था? कट्टर विरोधी था भाई। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। यह ब्राह्मण जाति का था। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंपॉर्टेंट है, विदिशा। शुंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी भैया? विदिशा थी। यह ध्यान रखिएगा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और इस अश्वमेध यज्ञ को किसने करवाया? पतंजलि ने करवाया था। भरहुत का स्तूप भी किसने बनवाया था? भरहुत का स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने करके मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो मगध पे कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। ध्यान रखिएगा, आपका जो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो और चाहे सुशर्मा हो चाहे देवभूति हो, ये सभी जो आपने देखा ये सब के सब क्या हैं? ब्राह्मण वंश से थे। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण साम्राज्य था। अब देखते हैं हम लोग सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे थी। जो क्या थी राजधानी का नाम? प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में कौन कौन सा था? शिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञसी सातकर्णी था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया। किसने? सातकर्णी ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है ना, सातकर्णी ने। कहा जाता है कि जो सातवाहन वंश थे वो मातृसत्तात्मक थे। अपने नाम के आगे मातृ का नाम, माता का नाम लिखते थे। ठीक, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हल एवं गुणाढ़ थे। हल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन वंशों ने सबसे ज्यादा चांदी, तांबे, शीशा सबसे ज्यादा इसमें शीशे का सिक्का पूछा था कि भारत में शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो शीशे के सिक्के का प्रचलन करने का जो काम था वो सातवाहनों का था। पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है आरंभ किसने किया? सातवाहनों ने किया कि ब्राह्मणों को भूमि क्या दिया जाएगा? अनुदान में दिया जाए। भूमिदान की सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईस्वी के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। ठीक, भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की बात किस अभिलेख से मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। ठीक, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें
सातवाहनों से हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, है ना। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो कौन करता था, गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ था, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक, सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो सातवाहनों ने कार्ले का चैत्य बनवाया, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किया। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा पथ के स्वामी कौन कहे जाते थे, सातवाहन वंश के राजा। सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब देखते हैं चेदी राजवंश यानी कलिंग के बारे में। कलिंग के बारे में इसमें देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कल देखते हैं, कलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।